कहा जाता है कि इंडोनेशिया में एक बहुत ही बुरा जादू है। बस माथे में एक विशेष चांदी की सुई डालनी होती है, जिससे युवा रहते हुए भी अपार धन दौलत पा सकते हैं। लेकिन इस उपहार के पीछे एक खूनी कीमत छिपी है, जो 3 विचारों को तोड़ देती है। शुरू में टुली ने इस अफवाह पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन उसका भाई अचानक नहीं आया। घबराए हुए स्वर में कहा, माँ, जेनी बीमार हो गई है। टुली को यह खबर सुनकर चेहरा पल भर में उतर गया। इससे उसे फिर से याद आया जब माँ ने भाई बहन को छोड़ दिया था। कार्ल ने बहन को पुरानी नफरत भुलाने को कहा। आखिर माँ बेटी में रातों रात दुश्मनी कैसे हो सकती है? कार्ल ने इतना समझाने की कोशिश की, क्योंकि वह बाहर कर्ज में डूबा हुआ था। उसका असली मकसद घर आकर अमीर माँ से पैसे मांगना था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि माँ इतनी बीमार होगी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। बिस्तर पर लेटी जेनी को देखकर टुल्ली के दोनों बच्चे थोड़े हैरान हुए, क्योंकि सिर्फ चेहरे से देखने पर जेनी टुल्ली से भी कम उम्र की लग रही थी। माँ के इशारे पर शाओशा ने आगे बढ़कर दादी को नमस्ते किया, लेकिन तभी जेनी ने अचानक शाओशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। आया ने तुरंत आगे बढ़कर जेनी को शांत किया। टुल्ली के मन में बहुत बेचैनी थी, लेकिन कार्ल ज्यादा सीधा था। वह सीधे जेनी के कमरे में गया और बेशर्मी से तलाशी लेने लगा। इस दौरान कार्ल को न सिर्फ बहुत सा सामान मिला, बल्कि अलमारी में उसे एक बहुत ही अजीब मुखौटा भी मिला। खाने के समय आया ने बताया, जेनी की बीमारी 1 महीने से चल रही है और डॉक्टर भी बीमारी का कारण नहीं बता पा रहे। कार्ल ने सुझाव दिया कि एक ओझा को बुलाया जाए, शायद माँ पर किसी ने कोई बुरी चीज डाल दी हो। लेकिन टुल्ली ने इस बात से इनकार कर दिया। उसकी नजर में ये सब भूत प्रेत की बातें बकवास हैं। अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बात पर भाई बहन में झगड़ा हो गया। अगली सुबह जब शाओशा भाई हानि के लिए खिलौना ढूंढ रही थी, उसने दादी के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। वह हिम्मत करके चुपके से कमरे में घुस गई और वास्तव में खिलौना कार बिस्तर के नीचे थी। शाओशा उसे उठाकर जाना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक पूरा बिस्तर जोर से हिलने लगा। कार्ल ने आवाज सुनी और तुरंत अंदर आया। फिर भी माँ को बिस्तर पर लिटाने के बाद भी वह पागलों की तरह छटपटा रही थी। जब तक नानी ने रिकॉर्ड प्लेयर नहीं चलाया, जेनी शांत नहीं हुई। राहत महसूस करने वाला था कार्ल और नहीं सह सका। उसने नानी से कहा, जादूगर को बुलाने और माँ के लिए भूत भगाने की तैयारी करने। जादूगर ने मंत्र जपना शुरू किया। माँ का शरीर मुड़ गया। जादूगर खाना पका रहा था जैसे। कुछ सब्जियां भूनकर उसने टुल्ली से कंटेनर में पत्ते कुचलने को कहा। अजीब लगा, पर टुल्ली ने आज्ञा मानी। फिर जादूगर ने चाकू निकाला, बैंगन काटा, अंदर से लाल खून बहा। इस अजीब दृश्य से टुल्ली डर गया। जादूगर ने उसे रोका और कार्ल को आगे बढ़ने दिया। जादूगर ने फिर मंत्र जपा। माँ का शरीर और हिला। वह जैसे विरोध कर रही थी। पवित्र जल छिड़कते ही माँ के शरीर से सफेद धुआं निकला। कमरे की रोशनी पागल हो गई। हर बार जादूगर माँ से चांदी की सुई निकालता। पूरा घर उसके रोने से भर गया। दोनों ने मिलकर सारी सुइयां निकाली। माँ शांत हो गई। टुली देखने जा रहा था, पर माँ अचानक हिलने लगी। भाई बहन के डरे देखते माँ का शरीर सूख गया, जैसे वह बहुत पहले मर चुकी हो। जादूगर ने कहा, ये सुइयां युवा रखती हैं। पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। माँ ने क्या कीमत चुकाई वह नहीं जानता। माँ की अप्राकृतिक मौत के कारण परंपरागत दफन नहीं हो सकता। 7 दिन बाद गुफा में जल समाधि देनी होगी, तभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। रात को टुली माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसे माँ की आवाज सुनाई दी। टुली को समझ नहीं आया, क्या यह भ्रम था या माँ सच में बोल रही थी। वह देखने जा रहा था, लेकिन नानी आई और टुली को आराम करने को कहा। उसे लगा यह थकान का भ्रम होगा, पर अजीब बात अभी शुरू हुई थी। रात में शाओशिया ने घंटी सुनी। फिर दरवाजे पर एक काली छाया दिखी। शाओशिया ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, पर जब वह बिस्तर पर लौटी, पास की कुर्सी अचानक हिलने लगी। टुली ने हलचल सुनी और तुरंत दौड़ पड़ी, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने सोचा बेटी को बुरा सपना आया। हानि ने चुपके से बहन का फोन चालू किया ताकि बहन उसे न पकड़े। वह जल्दी से दादी के कमरे में भागा। हानि ने सोचा वह कोठरी में छिपा है और बहन उसे नहीं ढूंढ पाएगी। किसने सोचा होगा कि अगले पल हानि डरा हुआ हानि रोया और बहन को बताया। कोठरी में कोई था, लेकिन शाओशिया ने कोठरी खंगाली, कुछ भी नहीं मिला। शाओशिया ने सोचा भाई मजाक कर रहा है, इसलिए गुस्से में फोन लेकर बिना पीछे देखे चली गई। उसके जाने के बाद वह मुखौटा फिर मेज के नीचे दिखा। इस समय दूसरी ओर कार्ल मैसेज से परेशान था। अचानक उसने हॉल से आवाज सुनी। वह आवाज की ओर गया। माँ की लाश के पास अजीब औरतों का समूह था। डरा हुआ कार्ल अचानक लाइट जला दी। वे औरतें गायब हो गईं। उसने तुरंत बहन टुली को बुलाया।
माँ की संपत्ति बांटने के लिए। फिर दोनों अलग हो गए। टुल्ली गुस्से में आ गई। उसकी नजर में भाई का यह व्यवहार मृतक का अपमान था। इसी समय हानि ने चुपके से मुखौटा निकाला और अपने सिर पर पहन लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था। आईने में दादी की परछाई दिखी। शाओशिया कमरे में लौटी देखा भाई दादी की नकल कर रहा था। आराम से रॉकिंग चेयर पर बैठा भाई को कहते सुना, मुखौटा पहनकर मृत दादी दिखती है। शाओशिया ने सोचा वह खुद को डरा रहा है, जानबूझकर बकवास कर रहा है। मृतक के सम्मान में शाओशिया ने भाई को डांटा, मुखौटा वापस रखने को कहा। लेकिन अजीब बात यह थी, भाई के जाने के बाद रॉकिंग चेयर अभी भी हिल रही थी। आधी रात को बहन अचानक रॉकिंग चेयर पर दिखी। इतना ही नहीं, वह सुन्न होकर भाई के पास आई, अजीब नजरों से उसे घूरती रही। हानि बहन के व्यवहार से डर गया और भागकर बाहर निकल गया। शोर ने सबका ध्यान खींचा। सब कुछ समझने के बाद टुल्ली ने सावधानी से दरवाजा खोला, पर शाओशिया को कुछ पता नहीं था। सभी ने देखा, हानि को सांत्वना दी। शायद वह एक बुरा सपना था। बेटे को आश्वस्त करने के लिए टुल्ली उसके साथ रुकने का फैसला किया। बिस्तर पर मुखौटा देखकर टुल्ली को बुरा एहसास हुआ। उसे लगा हाल की अजीब घटनाओं का इस मुखौटे से कोई संबंध है, लेकिन अगर वो बच्चों को ले जाना चाहता था तो उसे माँ के दफन के बाद अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ा। कार्ल ने मुंह भरकर हाँ कहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो मजे करने भाग गया। जब बच्चे जागे, घर पहले से खाली था। हॉल में दादी का शव देखकर सहमे भाई बहन जल्दी से बाहर भाग गए, लेकिन रात होने तक माँ वापस नहीं आई। आखिरकार बेचैन होकर वे विला में लौट आए। भाई के जोर देने पर छोटी बहन ने अनिच्छा से बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन बड़ी बहन के पीछे एक भूत की छाया थी। भाई बहन ने ऐसा कभी नहीं देखा था। वे तुरंत भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वे विला से निकले, उन्होंने लौटती माँ को देखा। बेटी की बात सुनकर अंधविश्वास न करने वाली टैली कुछ लोगों के साथ अंदर गई, लेकिन शव शांति से फर्श पर पड़ा था, बिना किसी हलचल के। उधर नंगा कार्ल कब्रिस्तान से उठा। जाहिर था उसका कल रात का साथी इंसान नहीं था। कार्ल चुपके से कमरे में जाना चाहता था, लेकिन टैली ने उसे पकड़ लिया। बहन के सवालों का सामना करते हुए शर्मिंदा कार्ल सिर नहीं उठा पाया। अच्छा हुआ टैली ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। आधी रात को टैली जागी और पाया कि बेटी गायब है। वो तुरंत उठकर खोजने निकली। अचानक हॉल में मास्क पहने औरतों का झुंड दिखा। औरतों ने टैली के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि गंभीरता से कहा कि वो अपना वादा न तोड़े। टैली को समझ आने से पहले ही औरतें उसकी ओर बढ़ीं और उसे घेर लिया। वे बार बार दोहरा रही थीं, अपना वादा मत तोड़ो। टैली घबरा गई। वो मुश्किल से घेरे से निकली, लेकिन औरतें पीछा नहीं छोड़ रही थीं। संकट में टैली ने बेटी का मास्क उतारा और औरतें गायब हो गईं। इसके बाद टैली ने वो अजीब मास्क जला दिया। उसने तुरंत माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। कार्ल विरोध करता रहा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए टैली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी दिन उन्होंने माँ को दफना दिया। अंतिम संस्कार के बाद जैसे ही वे विला लौटे, बहुत सारे कीड़े उड़ते हुए निकले। और भी डरावना था कि माँ का शव फिर से हॉल में था। वे इस भूतिया जगह से भागना चाहते थे, लेकिन रास्ते में माँ जैसी दिखने वाली एक औरत ने उन्हें रोक लिया। मजबूरन वे विला में लौट आए। टैली के परिवार के सोने के बाद कार्ल सोचा कि वो भी थोड़ा आराम कर ले, लेकिन अचानक उसने माँ का शव अपने सामने देखा। कार्ल डर गया। वो भागना चाहता था, लेकिन घर मास्क वाली औरतों से भरा था। अचानक उन्होंने कार्ल को घेर लिया। एक औरत ने हाथ हिलाया और कार्ल पूल में गिर गया। वो बेहोश हो गया। जब परिवार जादूगर के साथ पहुंचा, कार्ल अभी भी पूल में बेहोश पड़ा था। कई लोगों के पुकारने पर ही उसने आंखें खोली। आज उनकी माँ की मृत्यु का 7वां दिन था, तो जादूगर उन्हें गुफा में ले गया, माँ के लिए जल समाधि की तैयारी करने। शव को फिर से संजोकर कार्ल ने जादूगर के निर्देश पर शव को धीरे धीरे पानी में खींचा। जादूगर ने पहले मंत्र पढ़ा, फिर कार्ल से चांदी की सुई मांगी। कार्ल ने डरते हुए एक पोटली दी। जादूगर ने पोटली माँ की गोद में रखी, फिर मंत्र पढ़ा। शव पानी में डूब गया। सब सामान्य हो गया। टैली अगली सुबह बच्चों को लेकर जाने वाला था, पर कुछ नहीं हुआ। जाते समय टैली ने वो जला हुआ मुखौटा फिर देखा, लेकिन और भी अजीब बात हुई। टैली खुद आईने के पास गया और मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। उस पल उसे अपनी युवा माँ की छवि दिखाई दी। 1987 की गर्मियों में युवा जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, पर उसके शरीर में पोषण की कमी थी, इसलिए वह बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी और उसका पति बिल्कुल बेकार था, दूध का पाउडर भी नहीं खरीद सकता था। मजबूर होकर जेनी बच्चे को लेकर गुफा में आई। उसने बच्चे की बलि दी, फिर जेनी के माथे में चांदी की सुई घुसा दी। तब से जेनी ने चुड़ैल से सौदा कर लिया। उस समय वह मासूम थी, सोचा था एक बच्चे की बलि देकर सब कुछ पा लेगी, पर चुड़ैल को चाहिए था उसकी सारी संतान। बेटी को बचाने के लिए जेनी ने दर्द सहा, उन्हें बाहर भगा दिया। चाहे वे कितना भी गिड़गिड़ाए, जेनी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था उन्हें बचाने का। सच जानकर टैली सन्न रह गया। आईने में धीरे से माँ कहा, जो वर्षों से नहीं बोला था। जेनी को अपने लालच पर पछतावा हुआ, पर अब गलती हो चुकी थी। वह केवल शाप को अपने साथ मिटा सकती थी, वरना आगे चलकर टैली के बच्चे भी बुरी राह पर जाएंगे।
लड़के बलि चढ़ेंगे, लड़कियों को अपार धन और जवानी मिलेगी। माँ ने टैली को बताया कि ये 2 काम उसकी मौत के 7 दिनों में करने हैं, नहीं तो शाप जारी रहेगा। पर जैसे ही उसने बेटी को जादू दिया, एक नकाबपोश आदमी अचानक पीछे से आया और उसे ले गया। आईने के टूटते ही टैली का मुखौटा गिरा। गुस्से में उसने कार्ल से पूछा क्या उसने चांदी की सुई छुई, क्योंकि मुखौटा जल चुका था। टैली के बार बार पूछने पर कार्ल ने माना कि वह सुइयां बेचकर जुए का कर्ज चुकाना चाहता था। टैली ने कहा कि सुइयां लौटानी होंगी, नहीं तो पूरा परिवार मर जाएगा। कार्ल ने टैली से कहा कि अगर वह जल्दी सुइयां निकाल लेता तो सब कुछ बच जाता। हैनी और उसकी बहन जागे तो पाया कि वे छत से चिपके हुए थे। टैली दोनों को स्थिति समझा पाते उससे पहले ही कोई रहस्यमय शक्ति उन्हें ले जाने को तैयार थी। दोनों ने रोकने की कोशिश की, पर आखिर में हैनी को खींच लिया गया। बेटे को बचाने के लिए टैली और कार्ल तुरंत सुइयां लेकर उस गुफा की ओर चल पड़े। टैली ने मंत्र पढ़कर सारी सुइयां पानी में डाल दी, पर काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। टैली हताश हो गया। इस वीडियो में टैली और कार्ल की बातचीत अलग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और शेयर करके लाइक करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया नीचे टिप्पणी करें और शेयर करके लाइक करना न भूलें। जल्द ही चुड़ैल ने जवाब दिया। उसने खड़े शब्दों में कहा कि जेनी का वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्ल ने तुरंत कहा कि वह बराबर कीमत चुकाने को तैयार है। जादूगरनी ने यह सुनकर तुरंत हानि को ऊपर भेज दिया। दोनों ने टकराते ही अपनी सुरक्षा भूलकर सीधे दौड़ पड़े। हानि को किनारे लाने पर टुली ने देखा कार्ल अभी भी झील में फंसा था। यह निश्चित रूप से एक बराबरी का सौदा था। जाहिर है जादूगरनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तभी टुली को याद आया कि वह मुखौटा भूल गया था, तो वह दौड़कर उसे लेने गया। टुली ने मुखौटा तोड़ते ही जादूगरनी के चेहरे पर दरारें आ गईं। यह देखकर कि यह काम कर रहा है, टुली ने अपने हाथों की गति बढ़ा दी। जैसे जैसे मुखौटा टूटता गया, जादूगरनी भी जैसे नष्ट होती गई। एक चीख के बाद जादूगरनी और अन्य औरतें पानी में वापस चली गईं और कार्ल आखिरकार बच गया। लेकिन जब टुली अपने बेटे को बचाकर राहत महसूस कर रहा था, जादूगरनी फिर से उभरी और कार्ल को खींच लिया। कार्ल पानी में खींच लिया गया। टुली पागलों की तरह अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उनका शाप जारी रहा। दिल टूटा था, पर टुली ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। वह बिना रुके परिवार के साथ पुराने घर से भाग गया। सोचा शाप खत्म हो जाएगा, लेकिन 100 दिन बाद पुराने घर में अचानक रोशनी जल उठी। और भी अजीब, एक मुखौटा पहने औरत बैठी थी, हाथ जोड़े, जैसे किसी को बुला रही हो। नया चक्र शुरू हो गया। आत्माएं अभी भी भटक रही है। इस बार वह क्या बलिदान चाहेगा? ठीक है, आज की कहानी बस इतनी। अगली बार मिलेंगे।